हेलो दोस्तों एवं प्यारे बच्चों, एक बार पुनः एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम राजस्थान इतिहास, आज के इस वीडियो में हम राजस्थान के इतिहास के बारे में, पिछले दो वीडियो में हमने पढ़ा संवत के बारे में और राजस्थान के इतिहास को जानने के स्रोत, और इन स्रोतों को एक परिचय लेसन के रूप में हमने जाना कि स्रोत कौन कौन से होते हैं और हम आने वाले समय में कौन कौन से राजस्थान के इतिहास को जानने के स्रोत पढ़ने वाले। और उनमें हमने पहला स्टार्ट किया था पुरातात्विक स्रोत। और पुरातात्विक स्रोत इतिहास को जानने के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं, और महत्वपूर्ण इसलिए माने जाते हैं कि ये एक तो अतिरंजना से वंचित होते हैं, इसमें किसी भी प्रकार की बढ़ा चढ़ाकर बातें नहीं कही जाती है। और दूसरी, ये जो पुरातात्विक स्रोत है ये समसामयिक होते हैं। ये घटनाएं या फिर लेख उसी समय लिखे जाते हैं जब किसी राजा का शासन हो या किसी क्षेत्र विशेष की घटनाएं घटित हो। आज के इस वीडियो को करते हैं प्रारंभ पुरातात्विक स्रोत। और पुरातात्विक स्रोत में हमने शुरू किया था शिलालेख। शिलालेख शिलालेख किन्हीं पाषाण पट्टिकाएं या फिर ताम्र पत्रों के ऊपर किसी शासन विशेष या काल अवधि के भूतकाल में लिखे गए ऐसे लेख जो उस समय के सामयिक घटनाओं का ब्यौरा देते हैं या हमें उस समय के ऐतिहासिक जानकारी मिलती है, वही शिलालेख है। और शिलालेख पुरातात्विक स्रोतों में शिलालेख सबसे महत्वपूर्ण स्रोत। इसमें हमने पहला पिछले वीडियो में पढ़ा बरली का शिलालेख। बरली का शिलालेख राजस्थान के इतिहास को जानने का अगर शिलालेख की बात करें तो सबसे प्राचीनतम शिलालेख है। ये दूसरी सदी ईसा पूर्व का है या फिर दूसरी सदी ईस्वी पूर्व। ये अजमेर के बरली जगह में एक भिलोत माता का मंदिर है, वहाँ से ये मिला। और कहा जाता है कि ये प्राचीन काल के किसी जैन मंदिर के अवशेष रहे होंगे। बस हमें ये जानना है परीक्षा की दृष्टि से, ये बरली का जो लेख है ये राजस्थान का सबसे प्राचीनतम लेख है। ज़्यादा से ज़्यादा बरली के लेख के बारे में ये क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख कौन सा है। चलिए आज दूसरे शिलालेख के बारे में अध्ययन करते हैं। कौशुंडी शिलालेख। कौशुंडी शिलालेख ये भी प्राचीनतम ही माना जाएगा। इन दोनों में से कभी कभी एग्जाम में ये दो एक साथ नहीं आते। ये भी दूसरी सदी ईसा पूर्व या ईस्वी पूर्व का है, दूसरी सदी ईस्वी पूर्व का है। अब ये कौशुंडी नगरी एक जगह है चित्तौड़गढ़। प्राचीन काल में इन्हें नगरी कहा जाता था, यानी ये चित्तौड़गढ़ के स्थल से मिला है। और ये प्राचीन एक राजवंश चलता था, गजवंश। और गजवंश के एक प्रतापी शासक सर्वतात। कहा जाता है इस लेख के अनुसार कि सर्वतात ने अपने समय में एक अश्वमेध यज्ञ करवाया था और वहां पर एक नगरी के आसपास एक चार दीवारी का निर्माण करवाया था। ये जानकारी इस कौशुंडी लेख में मिलती है। और ये लेख सबसे पहले डॉक्टर भंडारकर के द्वारा पढ़ा गया। याद रखें, ये लेख पढ़ने वाले डॉक्टर भंडारकर थे, पहले व्यक्ति जिन्होंने इस लेख को पढ़कर ये जानकारी हम सब के लिए उपलब्ध करवाई। नेक्स्ट तीसरा जो शिलालेख है नगरी का लेख।
या फिर नगरी शिलालेख, नगरी शिलालेख। और टाइम पीरियड का जाएं तो 424 ईस्वी का है नगरी शिलालेख। और ये जो शिलालेख है ये भी डॉक्टर भंडारकर ने पढ़ने का कार्य किया। और इस शिलालेख की खास बात है कि ये एक विष्णु पूजा की जानकारी उपलब्ध करवाता है। मतलब इस लेख से हमें पता चलता है कि प्राचीन काल में भी लगभग 424 ईस्वी के आसपास भी विष्णु जो भगवान थे उनकी पूजा अर्चना किस प्रकार की जाए, या फिर कोई मंदिर था वहाँ पर, इसकी हमें एक स्पष्ट जानकारी नगरी शिलालेख से मिलती है। नेक्स्ट, सामोली, सामोली का लेख। ये सामोली मठ उदयपुर से ये लेख मिला है। और इसकी जो अवधि है 746 ईस्वी का है। और ये सामोली भूमठ उदयपुर से मिला है। और बात करें इसकी खासियत, ये गोहिल वंश के गोहिल वंशी शिलादित्य या फिर शिलादित्य, इसका मतलब जो सामोली का लेख है ये गोहिल वंश से संबंधित है और शिलादित्य के शासनकाल का विवरण उपलब्ध करवाता है। नेक्स्ट, अपराजित का लेख 661 ईस्वी। अपराजित का लेख 661 ईस्वी में ये नागदा से मिला है। कहाँ से मिला है? नागदा से मिला है। और खास बात, गोहिल वंशीय अपराजित जो शासक थे गोहिल वंश के, इनसे गोहिल वंश की वंशावली, जो शासन काल की जो घटनाएं थी, इनका विवरण अपराजित के लेख से मिलता है। नेक्स्ट, राजस्थान का प्रसिद्ध लेख मंडोर का लेख या फिर मंडोर शिलालेख। मंडोर शिलालेख, मंडोर शिलालेख। मंडोर शिलालेख जो है 685 685 ईस्वी का है। ये मंडोर जोधपुर में एक प्राचीन बावड़ी है, उसकी जो दीवारें थी उनमें जो पत्थर यूज हुए थे, जो शिलाएं यूज हुई थी, उन पर मंडोर का लेख उत्कीर्ण लिखा गया है। तो मतलब कि यहाँ पर जो मंडोर के प्रतिहार शासक थे उस जमाने का माना जाता है। तो 685 ईस्वी के आसपास का है, इसका मतलब प्रतिहार शासकों के शासनकाल को ये हमें उस प्रतिहार शासन की जो भी घटनाएं थी, राजवंश थे, उनकी स्पष्ट जानकारी देता है। और परीक्षा में केवल यही आएगा ज़्यादा से ज़्यादा कि मंडोर जो शिलालेख है वो किस राजवंश से संबंधित है। तो ये प्रतिहार राजवंश से संबंधित है और ये कब का है? 785 ईस्वी का है। और इसमें एक और बात, ये शिव और विष्णु पूजा, शिव और विष्णु पूजा यानी इन देवताओं से संबंधित भी है, देवताओं की जानकारी मिलती है। बात करें मंडोर का एक और लेख है जो 837 ईस्वी का है, जो प्रतिहार शासक बाउक के द्वारा या उनके शासनकाल में लिखा गया, जो मंडोर का दूसरा लेख है। और नेक्स्ट, बहुत महत्वपूर्ण, कई बार एग्जाम में आता है, मानमोरी का लेख। मानमोरी का लेख ये अगर समय अवधि कहें 713 ईस्वी का है और ये मिला है चित्तौड़गढ़ से, चित्तौड़गढ़
चित्तौड़गढ़ से। और चित्तौड़गढ़ में उस समयावधि में जो मौर्य वंश था उनका विवरण मिलता है, मौर्य वंश का विवरण मिलता है। और ये 713 ईस्वी का है, चित्तौड़गढ़ से मिला है मान मौर्य का। और चित्तौड़गढ़ में भी अगर खास कोई स्थल बात करें तो मानसरोवर एक झील है, उस झील की जो दीवारें हैं उन पर ये मान मौर्य का लेख खुदा हुआ है या उत्कीर्णित है। नेक्स्ट 8वां, कणस्वा का लेख या फिर कणस्वा लेख। यह 738 ईस्वी का है, कणस्वा कोटा से मिला है, कणस्वा कोटा से मिला है। अगर बात करें इनकी प्रसिद्धि की क्या खास बात है तो यहाँ पर मौर्य वंशीय राजा धवल के समय का है। कणस्वा लेख 738 ईस्वी कणस्वा कोटा से प्राप्त हुआ और मौर्य वंशीय राजा धवल के शासनकाल का है। परीक्षा में ये पूछा जा सकता है कि ये किस राजा के बारे में स्पष्ट जानकारी देता है, तो ये मौर्य वंश के राजा धवल के बारे में बताता है। नेक्स्ट 60 लेख, 60 लेख, इसका मतलब जो 60 लेख है ये 60 जगह जयपुर में पड़ती है। 813 ईस्वी में जयपुर के 60 जगह से ये प्राप्त हुआ। और ये भी जो 60 है ये भी गुहिल वंश को या फिर जो चित्तौड़ के गुहिल वंश थे, गुहिल वंश से संबंधित है। पूछा जा सकता है कि ये किस राजवंश से संबंधित है 60 का लेख। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि मिला जयपुर से है और जयपुर में हम गलती कर बैठते हैं कि वहाँ पर जो कस्बा शासक थे या फिर जयपुर में कस्बा और इस 60 या फिर जयपुर के आसपास के इलाके में कहें अजमेर की तरफ या फिर इस पुष्कर की तरफ, तो यहाँ पर सोआनों का शासन था। तो हम गलती से इसको ये मान बैठते हैं कि कहीं न कहीं ये सोआन या फिर जो कस्बा वंश है उनका हो सके। नहीं, ये गोयल वंशीय जो राजवंश था उनकी जानकारी देता है और जयपुर के 60 से प्राप्त हुआ। नेक्स्ट खटियाला लेख, बहुत महत्वपूर्ण, कई बार परीक्षा में आता है खटियाला लेख। अगर बोर्ड के ऊपर 2-3 शिलालेख दिख रहे हैं, इनमें ये सबसे महत्वपूर्ण जिसका नाम है खटियाला लेख। खटियाला लेख 861 ईस्वी का है और ये खटियाला जोधपुर से मिला है, खटियाला जोधपुर से। बात करें संबंधित तो ये प्रतिहारवास या प्रतिहार शासक ककुक के काल का माना जाता है और यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ये कभी कभी पूछा जाता है कि जो खटियाला का लेख है या फिर खटियाला लेख है ये कौन सी भाषा में लिखा गया है, तो आपका आंसर होगा ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है। बात करें इसके लेखक की, याद रखना कई बार पूछा जाता है लेखक मग थे, मग और उत्कीर्ण कर्ता कौन थे, वो थे कृष्णेश्वर। कृष्णेश्वर जो पत्थर के ऊपर उत्कीर्ण करने का कार्य कृष्णेश्वर ने किया और इस संस्कृत भाषा में खटियाला लेख को लिखने का काम मग के द्वारा किया गया। नेक्स्ट
याद रखना काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, हरिकेली नाटक। हरिकेली नाटक, नेक्स्ट है हरिकेली नाटक। 1210 विक्रमी संवत का ये एक लेख है, एक नाटक है जो सोहान वंश के शासक विग्रहराज चतुर्थ, जिसे इतिहास में बीसल देव भी कहा जाता है, जिसे बीसल देव भी कहा जाता है। तो ये हरिकेली नाटक विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा लिखा गया, विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा लिखा गया। सोहान वंश के ये राजा थे, खुद कवि हुआ करते थे और कवियों को ये संरक्षण भी देते थे। इन विग्रहराज से संबंधित आप 2 पॉइंट और याद कर लें कि एक ललित विग्रहराज या ललित विग्रहराज, ये उनके राजकवि सोमेश्वर के द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ है, ललित विग्रहराज। ललित विग्रहराज नाटक ये भी एक नाटक था जो सोमेश्वर के द्वारा लिखा गया। और दूसरा एक और ग्रंथ था विग्रहराज चतुर्थ से संबंधित, जिसका नाम था बीसल देव रासो। बीसल देव रासो, ये आपको जरूर याद करना चाहिए। नरपति नाल, नरपति नाल। बीसलदेव रासो जो ग्रंथ था वो नरपति नालय के द्वारा लिखा गया। ये दोनों महत्वपूर्ण है। ललित विग्रहराज नाटक जो कि राजकवि किनके थे? विग्रहराज चतुर्थ के, जिन्होंने लिखा, सोमेश्वर ने लिखा ये ललित विग्रहराज नाटक, और बीसलदेव रासो नरपति नाले के द्वारा लिखे गए। नेक्स्ट 12वां नाथ प्रशस्ति। नाथ प्रशस्ति महत्वपूर्ण है, और ये जो नाथ प्रशस्ति है 971 ईस्वी की है, और ये एक लिंगी जो मंदिर था, ये एक लिंगी जो मंदिर था वहाँ से प्राप्त हुई है। और जो नाथ प्रशस्ति है ये गोहिल शासक रावल बप्पा या फिर बप्पा रावल इनसे संबंधित है। और ये जो नाथ प्रशस्ति है ये बप्पा रावल या फिर गोहिल वंश के बारे में बहुत कुछ जानकारी देती है। और बात करें इस नाथ प्रशस्ति के लेखक की, तो लेखक यहाँ पर आम्र कवि है। याद रखना, कई बार एग्जाम में आता है कि नाथ प्रशस्ति के लेखक कौन है, तो नाथ प्रशस्ति के लेखक आम्र कवि है। नेक्स्ट हर्षनाथ प्रशस्ति। हर्षनाथ प्रशस्ति, हर्षनाथ जो प्रशस्ति है वो कहाँ से मिली है? 973 ईस्वी की। और हर्षनाथ मंदिर कहाँ पर है? सीकर। ये सीकर से मिली है। और ये कहा जाता है, इस हर्षनाथ प्रशस्ति से ये पता चलता है कि राजा अलट ने इस हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। यानी ये जानकारी इससे मिलती है कि जो हर्षनाथ मंदिर था इसका निर्माण किसने करवाया? राजा अलट ने। और ये जो प्रशस्ति है सोहान वंश की जो वंश क्रम या फिर वंशावली को भी शो करता है। और ये अगर शासनकाल कहें कि किसका शासनकाल रहा होगा, तो सोहान वंशीय विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज फोर्थ या फिर जिन्हें हम
बीसल देव कहते हैं, इनके काल में ये हर्षनाथ प्रशस्ति लिखी गई होगी, जो कि ये कहा जाता है कि ये जो हर्षनाथ मंदिर था ये निर्माण राजा अलट ने करवाया। तो महत्वपूर्ण ये है कि हर्षनाथ प्रशस्ति से हमें किस जानकारी को या कौन सी जानकारी मिलती है। तो जानकारी ये मिलती है कि जो सीकर का हर्षनाथ मंदिर है वो राजा अलट के द्वारा निर्मित करवाया गया। हर्षनाथ प्रशस्ति किस शासनकाल की एक विशिष्ट जानकारी देती है, तो ये अजमेर के सोहान वंश को या सोहान वंश की जो वंशावली है वो को शो करती है। दूसरा, ये किस राजा के शासनकाल में लिखी गई होगी, तो ये अजमेर के सोहान वंशीय विग्रहराज शतुत के समय लिखी होगी। नेक्स्ट, आज के वीडियो की अंतिम किराड़ू लेक, किराड़ू लेक, किराड़ू लेक परमारों के काल का और 1161 ईस्वी में लिखा गया परमार वंश का विवरण है। यानी इस लेख से हमें पता चलता है कि परमारों का राजस्थान के कौन कौन से क्षेत्र में शासन था। इसकी स्पष्ट जानकारी हमें किराड़ू लेख से मिलती है। किराड़ू जो कि बाड़मेर में है। इस किराड़ू प्रशस्ति की भाषा जो है वो संस्कृत है, भाषा संस्कृत है। अब बात करें किराड़ू लेख की खास बात क्या है। बात करें किराड़ू प्रशस्ति की खास बात क्या है, तो ये जो भाषा है इसकी ये संस्कृत है। इस प्रशस्ति की या इस लेख की भाषा संस्कृत है और इससे हमें परमारों के जो परमारों के उत्पत्ति का विवरण मिलता है। क्या विवरण मिलता है कि आबू पर्वत में ऋषि वशिष्ठ के द्वारा जो एक यज्ञ करवाया गया, उसी यज्ञ से परमार वंश की उत्पत्ति हुई। तो ये खास वशिष्ठ, ऋषि वशिष्ठ के यज्ञ का विवरण है जो कहाँ करवाया गया, आबू में। और उससे एक खास बात या फिर महत्वपूर्ण क्यों है ये यज्ञ कि इसी यज्ञ से परमार वंश की उत्पत्ति हुई, जिसकी जानकारी हमें किराड़ू लेख से मिलती है। परीक्षा में पूछा जाता है कि परमार वंश की उत्पत्ति आबू के लेख से हुई, ऐसा कौन से शिलालेख या फिर प्रशस्ति में लिखा गया है, तो आप कहेंगे किराड़ू लेख में। बस आज के वीडियो में इतना ही, बाकी के शिलालेख हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो।